जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 10th के साइंस के विषय में। साइंस में जो है आपका 3 सब्जेक्ट होता है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। तो आज हम केमिस्ट्री के विषय में देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे आपका योगात्मक अभिक्रिया हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसी प्रकार से बहुत सारे अभिक्रियाएं होती हैं। उन सभी के विषय में हम आज डिटेल्स से देखने वाले हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है क्या होती हैं, वो आपके बुक में जो लिखा है वो ऊपर वाला है, लेकिन ये जो नीचे वाला हम लिखे हैं ये अपने हिसाब से हम सरल आप भाषा में आप लोग को समझाने के लिए इसको हम लिखे हैं। तो देखो आपके बुक में जो लिखा है वो है कि वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। लेकिन हमारे हिसाब से जो हम अपने से बनाए हैं वो है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ, जैसे ये ZnO है तो ये रासायनिक पदार्थ ही है। अगर मान लो ZnO के स्थान पर अगर हम ऑक्सीजन को हटा भी देते तब भी जिंक जो है ये क्या है, रासायनिक पदार्थ है, जो कि हमको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। तो पहले जिंक एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। ये दोनों आपस में पहले रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाया है। हमको पता है कि जिंक पर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। जब जिंक पर +2 चार्ज है तो इधर देखो जिंक पर कितना है, +2 चार्ज है, प्लस में ऑक्सीजन पर हमारे -2 चार्ज होता है। और ये जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर देखो इसमें जो परमाणु है उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे बाहरी कक्षा में कहने का मतलब, जैसे जिंक 30 नंबर पे बैठता है, जिंक 30 नंबर पे हमारा बैठता है, यानी इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 30 है और ऑक्सीजन हमारा जो है 8 नंबर पर बैठता है। कहने का मतलब कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर बोरबरी साहब के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। अगर आपको 5वीं कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन ले जाना है तो 2n² करके भरेंगे, जहाँ पर n हमारी कक्षाओं की संख्या है। अगर हमको 5वीं कक्षा लेना है तो 5 के स्क्वायर 5 × 5 = 25, दुनैया 50 हो जाएगा। तो 5वीं कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन अभी हमारा इतने में काम हो जाएगा। तो अगर हम जिंक को पहली और दूसरी तीसरी कक्षा में बांटेंगे तो बोरबरी के अलावा भी और सारे वैज्ञानिक आए थे और सारे वैज्ञानिक ने एक नियम दिया है, उसको कहते हैं अष्टक नियम। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी तत्व जो है वो बोरबरी साहब के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा है तो बाहरी कक्षा में किसी भी तत्व के 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले या वो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। अगर त्याग दिया तब उस पर प्लस लगेगा और अगर ग्रहण किया तो उस पर माइनस लगेगा। जैसे जिंक अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए जिंक पर प्लस है और ऑक्सीजन पर माइनस है। तो जिंक वाला कैसे लिखेंगे इसको देखो। बोरबरी के हिसाब से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए। इनके हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन भी दे दिए। 2 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। कितना? 18 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन बांटने से पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितना। तो जिंक के पास टोटल 30 इलेक्ट्रॉन था, 2 बांट दिए, 8 बांट दिए, 2 8 मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन और 18 तीसरी कक्षा में गया है तो 18 10 28 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो इसके पास अब केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो बोरबरी साहब के हिसाब से चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं हैं। जब 32 इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो हम अष्टक नियम को फॉलो करेंगे
क्योंकि अष्टक नियम कहता है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तत्व या परमाणु एक ही चीज़ है, बस तत्व परमाणुओं का समूह होता है और परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। तो यहाँ पर 2, 8, 10, 18, 28 बचा है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जिंक अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए ई अपना 2 इलेक्ट्रॉन को भगा देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को ई भगा देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि बोरबरी वाला फॉलो कर जाएगा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन भगा देगा, इसलिए जिंक के ऊपर +2 चार्ज लगा होता है। इसी को संयोजकता कहते हैं। अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन प्लस में है, कहने का मतलब अगर बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी संयोजकता हो जाती है, जो कि प्लस में रहता है। और अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो अष्टक नियम को पूरा करने के लिए अपना 8 इलेक्ट्रॉन भगा भी देगा और अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन भगा भी देगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। तो उस पर लिखा जाता है क्या? जैसे हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया। कार्बन 6 नंबर पर बैठता है, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अष्टक नियम को पूरा करने के लिए बाहर से 4 ले भी सकता है, अपना भगा भी देगा तो बोरबरी वाला फॉलो हो जाएगा। इसलिए इस पर प्लस माइनस दोनों 4 में लिखा होता है, यानी कि 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। और अपना जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन भगा दे रहा है और ऑक्सीजन जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ई अष्टक नियम को पूरा करने के लिए किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो माइनस लगता है, इसलिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। अब यहाँ पर जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे कि ये अपना अष्टक नियम पूरा कर लेगा। और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, जब रिएक्शन होता है तो प्लस वाला माइनस के पास चला जाता है, जो प्लस चार्ज है वो माइनस वाले के पास जाएगा और माइनस वाला जो है प्लस वाले के पास आएगा। तो यहाँ पर प्लस वाला कौन है? प्लस कहने का मतलब धातु और माइनस कहने का मतलब कि अधातु, और जिसमें प्लस माइनस दोनों रहता है वो हो जाता है उपधातु। तो यहाँ पर जो जिंक है हमारा, सबसे पहले जिंक है, ये प्लस है, ये माइनस वाला लेगा, जो कि यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है प्लस वाला लिखा जाएगा, यहाँ पर भी 2 लिखा जाएगा। जब दोनों का बराबर है तो इसको लिखने से मतलब क्या है, इसको मिटा दो, हो जाएगा ZNO। रिएक्शन किया है तो यहाँ पर ZNO एक रासायनिक पदार्थ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ हों, जिनमें कोई भी पदार्थ हो, तो हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, रासायनिक पदार्थ, क्योंकि ZNO एक रासायनिक पदार्थ है। तो ऐसी अब क्रियाएं जिनमें कोई रासायनिक पदार्थ तथा उसके परमाणु, अणु अथवा आयन। यहाँ पर जो हमको जिंक दिख रहा है, ये जिंक यहाँ पर परमाणु है। क्या है? जिंक यहाँ पर परमाणु है। अगर इसी जिंक को हम इस प्रकार से लिख दें Zn2 तो ई हो जाएगा अणु, या हम लिख दें ZnO तो ई हो जाएगा अणु। जब कोई एक पदार्थ शुद्ध रहता है तो उसको कहते हैं तत्व, और उसी के सबके से छोटे भाग को कहते हैं परमाणु। तो ई तत्व का सबसे छोटा भाग है, जो कि क्या है, परमाणु है। और एक ऑक्सीजन है, यानी कि 2 तत्व हो गया। जब कोई एक तत्व है तो उसको कहेंगे परमाणु। जब 2 तत्व या 3 तत्व या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व हो जाता है तो उसको कहते हैं अणु। तो ई हमारा अणु है। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन भाग गया तो ई आयन हो जाएगा, जो कि धन आयन है। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो वो हो जाएगा माइनस, जो कि ऋण आयन है। तो ई आयन है, इहो आयन है कि नहीं? तो वही चीज़ है कि ऐसी अब क्रियाएं जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ तथा उसके परमाणु, ये परमाणु है, तथा उसके अणु, ये भी अणु है, ये भी अणु है, अथवा आयन, ये प्लस माइनस बन रहा है। तो परमाणु, अणु अथवा आयन किसी दूसरे पदार्थ तथा उसके परमाणु। देखें, ये तो एक रासायनिक पदार्थ है, ये दूसरा रासायनिक पदार्थ है। इसके परमाणु, अणु अथवा आयन इस वाले के
पदार्थ के, इस वाले रासायनिक पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ तथा उसके परमाणु, अणु अथवा आयन किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ तथा उसके परमाणु, अणु अथवा आयन से मिलकर अपने रासायनिक गुणों अथवा संरचना में क्या करता है, परिवर्तन लाकर एक नया पदार्थ बना देता है। और उस नया पदार्थ की जो बनने में प्रक्रिया लगा है, उसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक जो है रासायनिक पदार्थ था, यहाँ पर दूसरा रासायनिक पदार्थ है। अगर रासायनिक पदार्थ है तो इसमें परमाणु, अणु अथवा आयन सब कुछ आएंगे। तो इस रासायनिक पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन इस वाले रासायनिक पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन से रिएक्शन करेंगे और अपने रासायनिक गुणों में कुछ परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन क्या लाया है, यहाँ पर जो जिंक है वो ऑक्सीजन से जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर जिंक जो है वो किससे जुड़ गया, सल्फेट से जुड़ा है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया है। अब जिंक सल्फेट बनाया है और यहाँ पर क्या है, H2O बना दिया। तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं, एक पदार्थ ये था, एक पदार्थ ये था, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिलन होगा, जो मिलेगा उससे एक नया पदार्थ बनाएगा और जो नया पदार्थ बनाएगा उसका गुण इस वाले से भिन्न रहेगा, इसका गुण इस वाले से भिन्न रहेगा। जैसे ई वाला क्या है, ZnO है और ई वाला H2SO4 है। जैसे एगो रिएक्शन हम और करा रहे हैं, एक रिएक्शन हम और करा रहे हैं। जैसे एक होता है NaOH, क्या NaOH, ई वाला है क्षार, प्लस में एक है HCl, ई वाला जो है अम्ल। अगर क्षार और अम्ल मिलेगा तो लवण बना देगा। लवण कहने का मतलब कि नमक बनाएगा। अब नमकों कई प्रकार का होता है, एक जो है साधारण नमक, द्विक लवण, ऐसे ऐसे बहुते प्रकार के होते हैं। तो बताओ, यहाँ पर NaOH है और यहाँ पर HCl है। इसका गुण है कि क्षार है, इसका गुण है कि क्या है, अम्ल है। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है और यहाँ पर क्लोरीन निगेटिव है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव का रिएक्शन होगा और इधर बनाएगा NaCl जो कि एक नमक है, इसको हम लोग खाते हैं। प्लस में यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा है, ये दोनों मिलके नमक का जल का निर्माण कर देगा। तो इसका गुण था कि ये क्षार है, इसका गुण था कि ये अम्ल है, दोनों मिलके एक नमक बना दिए और H2O बना दिए। इसका ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है ये अब हम देखते हैं। अब हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं की अगली प्रकार आ गई है, जिसमें से तीसरी प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया या इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, किसी एक तत्व के स्थान पर कोई दूसरा तत्व चला जाता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया होता है। देखो परिभाषा क्या कहता है, फिर अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। जैसे इसमें कह रहा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक तत्व है, इसको तुम तत्व कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हो, परमाणुओं का समूह कह सकते हो, आयन कह सकते हो, कुछ भी बोलिए वो आपकी मर्जी। और इसको एक यौगिक कह सकते हो। तो इस यौगिक में कितने परमाणु या कितने अणु या कितने आयन हैं, एक तो कॉपर है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि 3 परमाणु हैं इसके पास। कितने हैं, 3 परमाणु। तो ये एक यौगिक है, इस यौगिक के किसी भी परमाणु को ई वाला क्या करेगा, इसके स्थान पर आएगा, यानी कि मारेगा लात और ई वाला भाग जाएगा इसमें से। तो देखो क्या कह रहा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक ये है यौगिक
किसी यौगिक के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर, यानी कि इस यौगिक के किसी भी परमाणु के स्थान पर, जैसे यहाँ पर आया है कापर के स्थान पर, तो कापर के स्थान पर क्या कह रहा है, परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व के परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। तो कोई दूसरा तत्व जिंक है तो जिंक इसके स्थान पर आ जाएगा और इस कापर को भगा देगा, और कापर को भगा देगा तो जिंक जो है सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट। समझ में आया? देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ किसी एक आदमी का ब्रेकअप हो रहा है। जैसे पहले ये जो कापर है इस सल्फेट से इसका दोनों का कनेक्शन था, कहने का मतलब ये वाला कापर बॉयफ्रेंड था और ये सल्फेट जो है गर्लफ्रेंड थी। दोनों आपस में जो है क्या किए थे, मिले थे, दोनों का जो है लव चल रहा था। लेकिन बाद में एक जिंक और आ गया जो कि ई लड़का है। ई कापर कहा कि चलो तुमको हम अपने दोस्त से मिलाते हैं। ई कापर कहा सल्फेट को कि चलो तुमको हम अपने दोस्त से मिलाते हैं, और इसका दोस्तवा कपरवे की एक लात मारा, कपरवा भाग गया। जब कापर भाग गया तो जिंक जो है सल्फेट से रिएक्शन कर लिया। तो यहाँ पर कापर का ब्रेकअप हुआ है कि नहीं, कापर निकल के भाग गया, बेचारा सिंगल बचा। यहाँ पर जिंक है सल्फेट से रिएक्शन कर लिया। अब ये जिंक बॉयफ्रेंड हो गया, सल्फेट जो है गर्लफ्रेंड हो गई, दोनों का जो है चलने लगा सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी एक आदमी का जो है ब्रेकअप होता है। अगर एक आदमी का ब्रेकअप हुआ तो विस्थापन, अगर दोनों आदमी के एक दूसरे से ब्रेकअप हो और आपस में बदल लें तो होता है द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन क्या होता है इसको समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ऐसे डंडी मारी है, ये हो गया उभय अपघटन। तो द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों का अदली बदली होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, कह क्या रहा है, जिन अपक्रियाओं में यौगिकों के परमाणु अथवा आयनों की अदला बदली हो जाती है वो क्या होता है, वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एगो था AgNO3, एक यौगिक है, इसमें अलग अलग परमाणु हैं, और एक यौगिक है NaCl, इसमें भी अलग अलग परमाणु हैं। आपको पता है कि Ag पर प्लस चार्ज होता है और जो है इस क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस का ही रिएक्शन होगा। तो ये दोनों का जो है गठबंधन था, इधर Ag और NO3 का और इधर NaCl का। तो जैसे कोनो दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त के पास दोनों गर्लफ्रेंड हैं, वो दोनों दोस्तवा अपने गर्लफ्रेंड को कहे कि चलो तुमको अपने जो है दोस्त से मिलाते हैं, और वो कहे चलो तुमको हम अपने दोस्त से मिलाते हैं, और दोनों जब मिलाने जाएं तो अदला बदली कर लें, यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड केवल हमारी गर्लफ्रेंड हो जाए, ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन में किसी एक का ब्रेकअप होता है। यहाँ पर जिंक जो है कापर के स्थान पर आ गया और कापर से सल्फेट से रिएक्शन कर लिया, और कापर यहाँ पर अकेले बचा बेचारा टुकुर टुकुर ताक रहा है, इसका ब्रेकअप हो गया। अब ई वाला रोएगा, लेकिन AgNO3 है, Ag वाला Cl से रिएक्शन किया, बना लिया AgCl, सोडियम जो है नाइट्रेट से अभिक्रिया किया, बना लिया यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तुम लोग को हम आगे बताते हैं। अब आ गई हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं की पांचवी अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया है हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, या एक है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पांचवा है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया छठवां है। इन दोनों का कहने का क्या मतलब है इसको समझते हैं। सबसे पहले देख लें कि इसकी परिभाषा क्या है, क्या कह रही है। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रिया
जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे, लेकिन वो केवल एक नया ही पदार्थ बना पाए, उससे दोबारा पदार्थ न बने। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है, अगर इसको हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो जल का निर्माण बनेगा। तो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं, केवल एक ही दिशा में संपन्न हो रही है, जबकि यहाँ पर देखो दोनों दिशा में संपन्न हो रहा है। जब एक ही दिशा में कोई अभिक्रिया होता है तो उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि दोबारा इससे ना बन पाए। अगर इधरों दोबारा बन जाएगा तो ये तो हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो कह क्या रहा है, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, तो एक ही दिशा में तो संपन्न हो रहा है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है कौन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन देखो क्या ये जल वाला हमारा संतुलित है, क्या संतुलित नहीं है। तभी कोई रासायनिक अभिक्रिया सही होगा जब उत्पाद की ओर, अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर दोनों का जो है भार बराबर रहे, यानी कि परमाणुओं का संख्या बराबर रहे। तो यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन हमारा 2 है और हमको पता है कि एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है प्लस में। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, जबकि एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 16 दुनिया 32, 32 2 34, 34 गो अभिकारक साइड हैं, लेकिन उत्पाद साइड कितना है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु भर होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्लस में ऑक्सीजन 1 है 16, तो यहाँ पर आ रहा है 16 और 2 18 और यहाँ पर आ रहा है 34। तो दोनों का भार अलग अलग है, इसका मतलब हमारी रासायनिक अभिक्रिया सही नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया सही होगा तब है जब इसका भार बराबर आएगा। तो भार कैसे बराबर आएगा, इसके लिए हमको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु 1 ही है। तो क्या हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा क्या, लेकिन यहाँ पर 2 तो हो जाएगा, लेकिन संतुलित ऐसे नहीं किया जाता है। संतुलित करने के लिए आगे गुणा किया जाता है पूरे यौगिक के। तो अगर हम क्या 2 से गुणा कर दिए तो इस 2 का गुणा इस ऑक्सीजन में होगा, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर केवल 2 ही हाइड्रोजन है। जब केवल 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा होगा। अब 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 ऑक्सीजन इधर। अब 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, क्योंकि 2 एकम 2। तो अभी तक यहाँ 18 था, जब पूरे में 2 से गुणा करें तो 18 दूना यह 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर अणुभार 36 आ गया और यहाँ पर 2 बढ़ा है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बढ़ा है, इसमें तो गुणा किए नहीं। तो पहले 34 था, अब इसमें 2 और जोड़ देंगे, हो गया 36, 36 36 दोनों का आ गया, बराबर है। इसका मतलब हमारी रासायनिक अभिक्रिया अब जो है संपन्न हुई है। तो क्या कह रहा है, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि तीर केवल एक ही साइड लगा हो। तुम लोग यहीं पर लगे लगे एक चीज़ और देख लो, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो एरो के बाएं साइड वाला अभिकारक होता है और एरो के दाहिने साइड वाला जो है उत्पाद होता है, और ये जो बीच में तीर लगी है इसको हम कहते हैं एरो। तो जो अभिकारक है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। तो इसको हम अभिकारक कहेंगे, ये है अभिकारक और ये हमारा इधर निर्माण हो रहा है, तो ये है हमारा उत्पाद। समझ में आया।
ये हो गया अभिकारक उत्पाद। ये तो हमारा कौन सा था, ये हमारा था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कह रहा है, इसको देखें। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। कहने का मतलब कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन CO2 से कराएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को चाहें तो फिर से इसको हम CaO और CO2 में तोड़ सकते हैं। तो एक बारी CaO और CO2 से CaCO3 बन रहा है, ये देखो बन रहा है कि नहीं, पहले बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड से CO2 रिएक्शन कर रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 बन रहा है। अगर हम चाहें इसी की अभिक्रिया विपरीत करा दें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इससे हम जो है CaCO2 भी प्राप्त करा सकते हैं और CaCO दोनों को हम अलग कर सकते हैं। तो एक बारी तो अभिक्रिया इधर हो रही है, इस साइड से इस साइड जा रही है, और एक बारी अभिक्रिया इस साइड से इस साइड आ रही है। जब दोनों साइड तीर लगा हो, एक का मुँह एक साइड एक का मुँह एक साइड, तो ये होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जब केवल तीर एक साइड दिख रहा हो तो वो होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर इतना समझ में आया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली तुमको हम बताते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं की अगली प्रकार आ गई, 7वां और 8वां। 7वां है ऑक्सीकरण या इसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, और 8वां है अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या होता है, हम अभी आपको बताए थे कि जो है करण का मतलब होता है कि जुड़ना, तो ऑक्सीकरण का मतलब है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी कि नहीं। और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, कमी होने का मतलब कि ह्रास होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए नोट में इसमें हम कुछ लिखे हैं, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है। जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो समझ जाना कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी समझ जाना कि क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एगो पदार्थ है कैल्शियम और एगो है ऑक्सीजन। ई कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO बनाया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ई कैल्शियम है, ई ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ई ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कि नहीं, नहीं हो रही है अभी तक। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसको संतुलित करना पड़ेगा। और संतुलित कैसे किया जाता है, ये आप लोग का एक अलग से आएगा खुद है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, लेकिन हम आप लोग को संतुलित करना यहीं बता दे रहे हैं। संतुलित करने का मतलब है कि जितना परमाणु इधर है जिसका, उतना परमाणु इधर होना चाहिए, नहीं तो जितना इधर परमाणु भार और परमाणु भार को मिलाएंगे तो अणु भार बनेगा, जितना भार इधर होना चाहिए उधर इतना भी होना चाहिए। अगर दोनों का भार बराबर हो गया तो समझ जाना कि रासायनिक समीकरण संतुलित है और हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, सफल है, नहीं तो असफल है। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो कि यहाँ पर जो है कैल्शियम का कितना होता है परमाणु भार, 40 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 32 होगा। कितना होगा, 32 होगा, इंटू 2 से गुणा करेंगे, कितना 2 से गुणा किए तो बराबर यहाँ पे हमारा कितना आएगा,
बराबर अगर 40 को हम 32 में जोड़ेंगे कितना, तो 40 30 70 2 72 आया है, कितना 72 आया है। और इधर जोड़ेंगे तो कैल्शियम का 40 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, 40 10 50 6 56 आ रहा है, दोनों का अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है या संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, जितना इधर भार होगा, जितना इधर भार है उतना इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, दोनों जो है संतुलित है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दें तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगबे नहीं करेगा, आगे लगेगा। और जब आगे गुणा होता है तो ये पूरे में गुणा होता है, तो यहाँ पे 2 कैल्शियम हो गया, यहाँ पे 1 ही कैल्शियम है। इसका मतलब 2 कैल्शियम बनाने के लिए 2 यहाँ से गुणा करें, तो 2 कैल्शियम यहाँ पे, 2 कैल्शियम यहाँ पे। अब 2 एकम 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब दोनों संतुलित हो गया। तो बताओ इसमें अगर और हम 40 जोड़ देंगे, किसमें, इसमें अगर हम और 40 जोड़ देंगे क्योंकि एक 40 बढ़ा है, तो अगर हम 72 प्लस 40 कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 और 7 4 11 112 आ गया। और अगर इधर हम 56 को दूना कर देंगे, क्योंकि 2 से गुणा करें हैं तो ई वाला गुणा पूरे में होगा, ई वाला गुणा केवल कैल्शियम में होगा, ना कि ऑक्सीजन में होगा, क्योंकि उसके बीच में प्लस लगा है। तो अगर 56 × 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 56 × 2 50 दूनी 100 6 दूनी 112, कितना आ गया 112। अब दोनों का भार सेम आ गया 112 112। अब इसका मतलब है हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है, और वो क्या है, संपन्न है। तो अब हमारा क्या हो गया, संपन्न हो गया। तो ई वाला तो हमारा था ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन अभी हम बताए हैं कि एक हाइड्रोजन का निकलना भी होता है। तो हाइड्रोजन को अब निकाल के हम देखते हैं। चलिए देखिए हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है। जैसे यहाँ पर एक तत्व है या एक परमाणु है या एक आयन है या एक परमाणुओं का समूह है, जो कुछ आपके मन में हो कह दो। एक तत्व यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर एक तत्व है हाइड्रोजन। ई जिंक जो है अभी तक जो है हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन किया है, लेकिन ई वाला जिंक एक लात मारेगा किसको, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन बाहर भाग जाएगा। यहाँ पर जिंक इससे क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, तो बना दिया जिंक सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। यानी कि एक परमाणु दूसरे यौगिक के परमाणु को लात मार के भगा दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, जो कि अभी हम पिछले अभिक्रिया में बताए थे तुमको, विस्थापन को ही प्रतिस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक वाला हाइड्रोजन को लात मार के भगा दिया और खुद रिएक्शन कर लिया। अभी तक ई बॉयफ्रेंड था ई गर्लफ्रेंड, अब ई बॉयफ्रेंड ई गर्लफ्रेंड यहाँ पे आके मिल गई, दोनों यह है विस्थापन अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना या उस ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है। इसमें देख रहे हो ऑक्सीजन, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीजन अलग अलग था, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीजन मिल गए हैं जिससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पर अभी तक जिंक अलग था, H2SO4 एक में थे, अब यहाँ पर जिंक सल्फेट एक हो गया और H2 गैस निकल रही है, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब अपचयन में ठीक इसी का विपरीत होता है। अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीकरण जो है वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन घटेगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है अपचयन अभिक्रिया में, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। जैसे यहाँ पर ZNO ई एक क्या है, यौगिक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर जिंक अलग हो गया और ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ रिएक्शन कर लिया, तो यहाँ पे इसमें से ऑक्सीजन निकल गया कि नहीं, तो इसमें से तो इसकी कमी ही हो रही है। ZN में से ऑक्सीजन चला गया, अब ZN बचा तो ऑक्सीजन निकल गया कि नहीं, तो इसमें ऑक्सीजन निकलता है और ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ई हमारा है अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में
ऑक्सीजन की कमी हो जाना या ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। यदि समझ में आ गया हो तो तुम लोग इसके स्क्रीनशॉट मार लो और उसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया बताते हैं। अब हमारी रासायनिक अभिक्रिया की अगली प्रकार आ गई है। अगली प्रकार हमारी है 9वीं और 10वीं। ये लास्ट अभिक्रिया की प्रकार है। 9वीं अभिक्रिया की प्रकार है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और 10वां अभिक्रिया की प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। देखो, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो नया पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा का निकलना। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो कुछ पदार्थ बनेगा और उस पदार्थ के साथ साथ उसमें से क्या निकले, ऊष्मा निकले, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसको हमको संपन्न कराने में उसमें ऊष्मा देनी पड़े और वो वाली अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देख लो, पहला है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है या ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे C6H12O6 है, इसको कहते हैं ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन में मिलाएंगे तो हमको क्या बनेगा, CO2 गैस प्राप्त होगी और हमको जल प्राप्त होगा। इसके साथ साथ उसमें से ऊष्मा निकलेगी या ऊर्जा, बात एक ही है। तो बताओ, अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन में रिएक्शन कराएंगे तो एक पदार्थ बनेगा हमको CO2 और एक पदार्थ मिलेगा हमको जल, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें से ऊष्मा भी निकलेगी। जैसे कहने का मतलब है, अगर ये मान लो मेरी क्या है, मार्कर मेरा परख नली है, ट्यूब है इसमें टेस्ट करने वाला, तो ये क्या है, परख नली है। अगर कोई रिएक्शन हम इस परख नली में कराएंगे, मान लो इसमें जो है हम ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज ले लिए और ऑक्सीजन लिए, इसमें ग्लूकोज डालें और हम ऑक्सीजन डालें, तो इसमें से CO2 गैस निकलेगी और इसमें जल बनेगा। लेकिन अगर हम परख नली को टच करेंगे तो इसमें से हमको ऊष्मा मिलेगा, का ऊष्मा मिलेगा, या उसी की ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमारी हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है या ऊष्मा निकलती है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब एक अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वो क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अवशोषित का मतलब कि ऊष्मा को ग्रहण करे, या हम कह सकते हैं इस तरह से भी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है तब अभिक्रिया संपन्न होती है, तो वो होगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एक है CuO और एक है हाइड्रोजन। जब हम इन दोनों को ऐसे नॉर्मल, जैसे ही हमारा रूम है, अगर यहाँ पर अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगा। कहाँ पर, अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे बिना ताप का, तो ये जो है ना तो कॉपर अलग होगा और ना जल बनेगा। लेकिन अगर इसी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को हम जो है क्रिया कराएं, और क्रिया किस प्रकार से कराएं, उसमें ताप दे के, क्या दें, ताप दें, यानी कि ऊष्मा दें, उसको गर्म करें। अगर दोनों को गर्म करेंगे तो यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पे एक पदार्थ बनेगा जिसको हम कहेंगे जल बनेगा। समझ में आया? तो बताओ, ये ऊष्मा अवशोषित कर रही कि नहीं? अगर ऊष्मा अवशोषित हो रहा है तो ये क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज इसी में लगे लगे और देख लो, इसमें विस्थापन की प्रक्रिया भी हो रहा है। जैसे पहले कार्बन जुड़ा था ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन हाइड्रोजनवा कॉपर को लात मार दिया और कॉपर अकेले हो गया और हाइड्रोजनवा ऑक्सीजनवा के साथ मिल गया, तो इसमें कॉपर क्या हो रहा है, ब्रेकअप हुआ कॉपर का, और ये विस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ में आया? ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न करने के बाद जिसमें ऊष्मा निकले। जैसे यहाँ पर देखो,
ग्लूकोज को ऑक्सीजन से हम रिएक्शन कराएं तो हमको CO2 गैस मिला और H2O गैस मिला और साथ में हमको ऊष्मा भी निकलेगा। परख नली गर्म होगी अगर हम करेंगे तो वो होगा ऊष्मा क्या, छेपी ऊष्मा को मुक्त कर रहा है या ऊष्मा को निकाल रहा है। वही अगर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाए, यानी कि हम जो रासायनिक अभिक्रिया कराएं उसमें ऊष्मा को हमको देना पड़े, गर्म करना पड़े। किसको, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर गर्म करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पर एक पदार्थ बनेगा जिसको कहेंगे जल, H2O का निर्माण। तो आज जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया देखें और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखें। कितने प्रकार के देखे हैं? 10 प्रकार के। वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। इसको एक बारी हम फिर से फास्ट रिवीजन कर दे रहे हैं। देखो, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी दो पदार्थ का संयोग होकर या योग होकर या जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, केवल एक पदार्थ बनेगा, संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है वियोजन अभिक्रिया में, जब कोई एक पदार्थ हो और दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, यानी कि जब कोई एक पदार्थ रहे वो अगर दो से अधिक भागों में या दो भागों में टूट गया तो वियोजन अभिक्रिया होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है और यहाँ पर जुड़ रहा है। विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के स्थान पर चला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। अगर यही प्रक्रिया अगर दो पदार्थों के बीच में हो गया, यानी कि आपस में परमाणुओं का अदला बदली हो गया, अगर दो परमाणु की अदला बदली हो रहा है तो वो होगा द्विविस्थापन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में केवल एक ही तरफ अभिक्रिया संपन्न होता है, दोबारा नहीं होगा, यानी कि केवल अभिकारक से उत्पाद का ही निर्माण हो सकता है, उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं होगा। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये दोनों दिशा में संपन्न होती है। कहने का मतलब कि उत्क्रमणीय अभिकारक से उत्पाद का भी निर्माण होगा और उत्पाद से अभिकारक का भी निर्माण होगा, तो वो होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया कराएं और उसमें ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और वही ऑक्सीजन निकले अगर हाइड्रोजन जुड़े तो वो अपचयन अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा को दी जाती है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ताकि इसी तरह से उन लोग का भी बेहतरीन तैयारी हो सके, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छा नंबर ला सको। अगर आप लोग को अच्छा नंबर लाना है तो आप हमारे चैनल जलवा साइंस स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो। इसी पर हम एक डायलॉग बनाए हैं जो कि हमारा सबसे फेमस डायलॉग है हमारे चैनल का। वो चैनल का नाम क्या है, हमारे चैनल पर केवल साइंस से ही रिलेटेड वीडियो गिरती है, जैसे हो गया केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन्हीं 3 से। तो इसी साइंस के हिसाब से हम बनाए हैं कि रटना छोड़कर समझना सीख लो। क्या बोले कि रटना छोड़कर समझना सीख लो, बायो केमिस्ट्री में उड़ान भरना हो तो जलवा साइंस स्टडी देख लो। ये मेरा जो है फेमस डायलॉग है। आप लोग को अगर इस समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।